लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। जब मैं 11th क्लास में था तब इकोनॉमिक्स की किताब में मैंने एक चैप्टर पढ़ा। ये चैप्टर था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। एक ऐसा रिफॉर्म जिसने भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर ने मुझे बताया कि अगर 1991 में ये रिफॉर्म ना हुए होते तो हम देश में ना तो होंडा की बाइक्स देखते, ना hyundai की कार और ना ही फॉरेन कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिस इस देश में खुले हुए होते। और इन सबके साथ ही ये जो इतने मॉल्स हैं, इनके विदेशों के ब्रांड्स जो हैं वो इनसे ना भरे हुए होते। इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में नई टेक्नोलॉजीज देश में इंट्रोड्यूस हुई। इकोनॉमी एक अलग लेवल पर पहुंची। 1980s का दौर जब खत्म हो रहा था तब कोल्ड वॉर लगभग खात्मे पर था। सोवियत कमजोर हो चुका था और अमेरिका की ताकत बढ़ती जा रही थी। इसी टाइम पर यूएसए ने 1990 की शुरुआत में इराक पर हमला कर दिया। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में अशांति आ गई। इसके चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ भारत को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में अभी भी लाइसेंसी राज था। विदेशी कंपनियों पर 300% तक हेवी ड्यूटी थी, जिससे ये कंपनीज भारत नहीं आना चाहती थी। इसकी वजह से भारत में फॉरेन एक्सचेंज के लिए डॉलर की कमी थी। तेल की जब कीमतें बढ़ी और डॉलर की कमी थी तो उससे इकोनॉमी का हाल कुछ ऐसा हुआ कि भारत अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को चुकाने की हालत में नहीं रह गया था। 1991 आते आते ऐसी हालत हो गई कि भारत के पास बहुत कम रिजर्व बचा हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्यूमा के व्हाइट स्नीकर्स के बारे में। ये स्नीकर्स ना सिर्फ आपके ऊपर अच्छे लगेंगे बल्कि ये पैरों के लिए भी काफी कंफर्टेबल है। तो अगर आप इस तरह के स्नीकर्स खरीदना चाहते हैं तो शॉप नाउ बटन पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएंगे प्यूमा के शानदार स्नीकर्स। इंडिया सिचुएशन से निकलने के लिए इराक युद्ध में यूएसए के फाइटर प्लेन्स को भारत में उतारने पर मजबूर हो गया। इसके बदले इंडिया को $2 बिलियन का लोन भी मिला, लेकिन ये बस टेम्परेरी जुगाड़ था। सरकार को तुरंत एक लॉन्ग टर्म इंतजाम करना था जिससे कि इकोनॉमी जो है वो पटरी पर लौट आए। इस टाइम पर पीएम थे वीपी सिंह। सिचुएशन इतनी खराब थी कि सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली कांग्रेस ने वीपी सिंह की सरकार के बजट को सपोर्ट ही नहीं किया। इस वजह से उस साल इंतरिम बजट लाना पड़ा। इससे इंडिया की जो बॉन्ड रेटिंग है वो और गिर गई। बॉन्ड रेटिंग गिरने का मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म लोन लिया जा रहा था वो ले पाना और मुश्किल हो गया। अब ये क्राइसिस चल ही रही थी कि इंडिया की हेल्प करने वाले इंडियन मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी आगे और हेल्प करने से इनकार कर दिया। मदद करने के लिए उन्होंने शर्त दी कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करे। ये चेंज करने को आईएमएफ पहले से ही दबाव डाल रहा था, लेकिन भारत इसे अभी तक टालता ही आ रहा था। बट अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था। इंडिया को सच में बदलाव करने की जरूरत थी। इसी बीच कंगाली में आटा तब गीला हुआ जब 8 जुलाई 1991 के दिन इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने एक खबर छापी कि कैसे जहाज में भरकर सोना जो है देश का वो गिरवी रखने के लिए विदेश ले जाया जा रहा है। पता चला कि भारत के पास सिर्फ 14 दिनों तक के इंपोर्ट का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। दूसरे शब्दों में देश दिवालिया होने की कगार पर था। इन सब के साथ दूसरी तरफ इंडियन पॉलिटिक्स में एक अलग खेल चल रहा था। इसी साल मार्च के महीने में हरियाणा के 2 पुलिस वाले राजीव गांधी के घर के बाहर चाय पीते पकड़े जाते हैं। सरकार पर जासूसी का आरोप लगाकर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया संसद से। इससे हुआ यह कि सरकार गिर गई, लेकिन फिर इसी बीच राजीव गांधी की हत्या हो गई। अब कांग्रेस के पास गांधी परिवार का कोई लीडर नहीं बचा था। इस वजह से पीएम बनाया जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव को ऐसे नाजुक इकोनॉमी वाले मौके पर एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इकोनॉमी का एक्सपर्ट हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जड़ से जानता हो और उसका सलूशन भी उसके पास हो। फिर ऐसे में एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। 92 साल की उम्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वो 10 साल तक देश के पीएम रहे और उससे पहले देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह को कुछ लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि बतौर पीएम आप मनमोहन सिंह के कामों को कैसे देखते हैं, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह या एक महान प्राइम मिनिस्टर की तरह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सितंबर 1932 को गाह नाम के पाकिस्तानी गांव में पैदा हुए। 14 साल के थे जब उनका परिवार विभाजन के चलते भारत आया था। पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखने वाले मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर टीचर की थी।
उन्होंने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 1972 से 76 के बीच उन्होंने भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। फिर 1982 से 85 के बीच वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। फिर 1987 तक वो प्लानिंग कमीशन के चीफ रहे। उनका रिपोर्ट कार्ड देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए एक परफेक्ट, एक टॉपर के जैसा था। इसीलिए नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी जुलाई महीने से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने रुपए का प्राइस 18% गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने देश का बजट तैयार किया। उनके बजट के पहले ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इस बजट में अभी भी कुछ पुराने तौर तरीके थे जिनको पूरी तरह से बदला नहीं गया था। लेकिन फिर नरसिम्हा राव ने उन्हें पूरा मैंडेट देते हुए कहा कि जो भी जरूरी रिफॉर्म उन्हें लगते हैं वो फुल पावर के साथ उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि तभी इकोनॉमी का भला हो सकता था। इसके बाद डॉक्टर सिंह ने अपने बीच में सभी लोगों के बीच में ऐलान किया कि जिनको भी उनके फैसलों से दिक्कत है वो कोई और काम कर सकते हैं। फिर 6 महीनों की दिन रात मेहनत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना बजट तैयार कर लिया। 24 जुलाई वो ऐतिहासिक दिन था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में बजट पेश किया। यह बजट 18,650 शब्दों का था। इससे लंबा बजट आज तक किसी ने नहीं दिया था। उन्होंने 300% की इंपोर्ट ड्यूटी को 50% किया, फिर सीमा शुल्क को 200% से घटाकर 150% किया। लाइसेंसी राज को खत्म करने के लिए लाइसेंसिंग की प्रोसेस को इजी किया गया। इसी बजट के 3 पिलर बताए गए थे: उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसे शॉर्ट में एलपीजी कहा गया। 11th क्लास की इकोनॉमी के चैप्टर में यह चैप्टर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। इस बजट को भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट माना जाता है। इस बजट का विरोध भी हुआ। ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के देश पर कब्जा करने से जोड़ा गया। लेकिन तमाम विरोधों के बीच मनमोहन सिंह की नीतियों ने हर आशंका को, हर डाउट को गलत साबित किया। इकोनॉमी के लिए अपनाई गई लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो मोटा मोटी कामयाब रही। जो सोना देश ने गिरवी रखा उसे कुछ ही सालों में वापस ले आया गया। 1991 में इंडियन इकोनॉमी $266 बिलियन थी और अगले 30 सालों में 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने लगी। मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि हम आज भी इंडियन इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, एक 1991 से पहले और दूसरा 1991 के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल ही कंट्रास्ट पॉलिसीज थी। उनकी नीतियों ने भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला और ग्लोबल फोरम पर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में स्टैब्लिश किया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। ये उनके काम ही थे जिनकी वजह से 2004 में उन्हें भारत का पीएम बनाया गया। जब वो देश के पीएम बने तब कोल्ड वॉर को पीछे छोड़े 13 साल हो गए थे। लेकिन 1998 में न्यूक्लियर टेस्टिंग के चलते इंडिया और अमेरिका के रिश्ते कंट्रोवर्शियल थे। पीएम बनने के बाद मार्च 2005 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलीजा राइस भारत के साथ लंबे समय से इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए दिल्ली आई। मनमोहन सिंह ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और हाथ से नहीं जाने दिया। कुछ महीनों बाद जून 2005 में इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। फिर उसके बाद जुलाई 2005 में एक सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव शुरू किया गया, जो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की कोशिशों के चलते 2008 में सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर काफी ज्यादा काम आता है। कांग्रेस लीडरशिप इस टाइम पर अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को जोड़ने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उस समय बहुत सारी लेफ्ट पार्टीज थी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ अपने स्ट्रॉन्ग टाइज को डेवलप करने के लिए इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। तब कहीं जाकर ऐसा हुआ कि यूएसए के साथ इस इनिशिएटिव पर आगे काम हो पाया। इसी वजह से आज जो हम इंडिया और यूएस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज देखते हैं, वो मजबूती भी मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में आई थी। पीएम रहते हुए उन्होंने देश में आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को लागू किया। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए नरेगा की शुरुआत की गई, जिससे कि अनस्किल्ड लोगों को भी रोजगार दिया जा सके। आज भी ये योजना मनरेगा नाम से चल रही है। इन सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद उनके कार्यकाल में उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मौनी पीएम तक कहा गया। वजह बहुत साफ थी। 2004 से लेकर 2014 तक जिस सरकार के वो पीएम थे वो एक गठबंधन सरकार थी। इस गठबंधन सरकार में जब कॉमनवेल्थ गेम से लेकर 2G स्पेक्ट्रम और कोल स्पेक्ट्रम जैसे बड़े बड़े स्कैम सामने आए
तो लोगों ने कहा कि देश के पीएम कुछ बोलते ही नहीं। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मनमोहन सिंह ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें उन्होंने प्रेस के किए गए सवालों के जवाब दिए। ये सवाल काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे। 3 जनवरी 2014 को उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बतौर पीएम। ये कॉन्फ्रेंस 1 घंटे से भी ज़्यादा चली। इसमें उनसे काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे गए। इसी कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं रख पाए, आपकी बातें नहीं मानी गई और आप चुप रहे। इस कठिन सवाल पर मनमोहन सिंह ने जवाब देते हुए बहुत अच्छी और रिमार्केबल बात कही थी। मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। मैं सरकार की कैबिनेट प्रणाली में होने वाली सभी चीज़ों का खुलासा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि परिस्थितियां और गठबंधन राजनीति की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए मैंने परिस्थितियों के हिसाब से जितना अच्छा कर सकता था किया है। अब दोस्तों, ये उनका जवाब था उस सवाल को लेकर। अब आप कमेंट करके बताइए कि मनमोहन सिंह ने जो कहा उसमें वो कितने सही हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मनमोहन सिंह के कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो लोग नहीं जानते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि देश को पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि मनमोहन सिंह कितने महान प्राइम मिनिस्टर थे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.